Hello friends, I hope you all are doing great. So today we will do cash balance approach और मैंने इससे पहले आपको एक वीडियो करवाई है जिसके अंदर मैंने आपको फिशर्स इफेक्ट बताया है। फिशर्स इफेक्ट या फिशर्स इक्वेशन या क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक ही बात है। तो मैं आपको ये कहूंगी कि आप पहले वो वीडियो देख के आए, उसके बाद ये पढ़ें तो आपका एक एंटायर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसी से ही ये चीज निकली हुई है, कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। बेस उसका फिशर इफेक्ट है या फिशर इक्वेशन है। ठीक है, तो जैसे कि हमने उस वीडियो में पढ़ा था कि फिशर्स ने एक इक्वेशन दी थी जिससे हमें पता चलता है मनी सप्लाई के बीच में और प्राइस लेवल के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो उसे हम फिशर इफेक्ट भी कहते हैं, उसे हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी कहते हैं। उसी के ऊपर और इकोनॉमिस्ट ने भी काम किया जो कि कैम्ब्रिज में पढ़ते थे, तो इसलिए इसे कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी कहा जाता है। और कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले 4 इकोनॉमिस्ट थे, मार्शल, रॉबर्टसन, पिगू एंड केन्स। इन चारों ने भी इसी के ऊपर एक इक्वेशंस बनाई। ठीक है, किसके ऊपर इक्वेशन बनाई? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के ऊपर। बट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के ऊपर सबसे पहले इक्वेशन फिशर्स ने बनाई थी, जिसे हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के नाम से जानते हैं या फिशर्स इफेक्ट के नाम से जानते हैं, जो होती है mv इज इक्वल्स टू पी वाई या mv इज इक्वल्स टू पी टी। एक ही बात है ये। उसके बाद कैम्ब्रिज वालों ने, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे जिसमें मार्शल, रॉबर्टसन, पिगू और केन्स थे, उन्होंने भी इसके ऊपर काम किया और अपनी नई नई इक्वेशंस को लेकर आए। बट इनका जो इक्वेशंस है ना वो केक वॉक हो जाएगी अगर आपको ये आपने पहली जो मेरी इससे पहली वाली वीडियो है वो अच्छे से देखी है। तो वो कैसे, मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, सो कैम्ब्रिज अप्रोच में क्या था, ये भी एक, इट इज another version of quantity theory of money that focuses on the demand for money। ये एक अनदर वर्जन है किसका? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। फर्स्ट है फिशर्स का जो हमने पढ़ा, ये उसी का ही दूसरा वर्जन है जो फोकस करता है कि मनी की डिमांड कैसे होती है या कितनी हम करते हैं। According to this approach, the demand for money is a fraction of nominal income। अब आप एक बात बताओ, अगर आपकी इनकम 1000 है तो आप 1000 के 1000 तो डिमांड नहीं करते, आप उसका एक कुछ फ्रैक्शन को डिमांड करते हो कि मैं, अगर मेरी इनकम 1000 है तो आई विल प्रेफर कि 200 में अपने पास रखूं एज अ सेविंग या कुछ भी मान लो। तो एक फ्रैक्शन हम डिमांड करते हैं। तो वही बोला है कि डिमांड फॉर मनी एक फ्रैक्शन होता है नॉमिनल इनकम का, एंड इट इज डिटरमाइंड बाय कैम्ब्रिज कांस्टेंट के। अब कैम्ब्रिज में जो ये इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इस टर्म को के बोला, तो ये कैम्ब्रिज का कांस्टेंट माना जाता है के, जो कि होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी। अब वेलोसिटी ऑफ मनी हमने करा है फिशर्स इक्वेशन में, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ अगर आपने वो देखी है तो बहुत ही बेटर। अगर नहीं देखी तो पहले आप उसको देख के आइए, विद इन 15 मिनट्स के अंदर आपकी वो वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये देखना तो और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी एंटायर टॉपिक पे। ठीक है, तो यहाँ का जो कैम्ब्रिज कांस्टेंट है के, वो रेसिप्रोकल है वेलोसिटी का। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, अब मैंने जो इक्वेशन शुरू करी है वो मैंने फिशर्स इक्वेशन से ही शुरू करी है आपको शो करने के लिए। फिशर इक्वेशन होती है ये, mv इज इक्वल्स टू पी वाई, जिसमें m होता है हमारा मनी सप्लाई, कितनी इकोनॉमी में मनी सप्लाई है, v इज द वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी मतलब हम कितनी एक अमाउंट या एक पैसे कितनी तेजी से हैंड टू हैंड चेंज होता है। मतलब v क्या दिखाता है हमारा कि कितनी तेजी से हम स्पेंडिंग कर रहे हैं। अगर मैं अपना 100 नोट आपको दे रही हूँ, आप दूसरे को दे रहे हो, वो तीसरे को दे रहा है एंड सो ऑन, तो ये दिखा रहा है कि हम कितनी तेजी से स्पेंडिंग कर रहे हैं। वो होती है हमारी वेलोसिटी। p होता है प्राइस लेवल एंड y होता है रियल आउटपुट, या आप वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस भी बोल सकते हैं, तो एक ही मतलब हुआ। ठीक है, तो ये हमारी है आपकी फिशर इक्वेशन। अब इससे हम डिराइव करेंगे हमारी कैम्ब्रिज की। वो कैसे होगी? mv इज इक्वल्स टू पी वाई। अगर मैं इस v को
इधर ले जाऊं तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, ऐसे m इज इक्वल्स टू पी वाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा है m के साथ, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, फिर मैंने इसी को अलग लिख लिया 1/v इंटू पी वाई, एम वी इज इक्वल्स टू पी वाई है, m इधर रखा, मैं जब वेलोसिटी को यहाँ लेके गई तो ये डिवाइड हो गया, और m को मैंने फिर ऐसे भी लिख सकती हूँ इंटू पी वाई, तो वो ये सेम चीज है। तो ये जो 1/v है ना, ये कैम्ब्रिज के अकॉर्डिंग है k, स्मॉल k, ये कैम्ब्रिज कांस्टेंट k, दिस वन। तो m इज इक्वल्स टू k इंटू पी वाई, और k क्या है यहाँ पे 1/v, ये जो 1/v है ये एक्चुअल में कैम्ब्रिज का कांस्टेंट है, यानी कि ये इक्वेशन डिराइव तो फिशर इक्वेशन से ही हुई है, कुछ इसमें नया कुछ नहीं है कि इन्होंने कुछ नया लाए हैं, इन्होंने उसी को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है फिशर्स इक्वेशन को, ठीक है। तो दिस अप्रोच ओवरकम्स द लिमिटेशन ऑफ फिशर्स इक्वेशन इन द सेंस दैट द डिमांड फॉर मनी इज क्लियर इन दिस अप्रोच। ये थोड़ा सा ना, आप ये कह सकते हो थोड़ा सा सुपीरियर वर्जन है फिशर इक्वेशन का। कैम्ब्रिज की जो इक्वेशंस हैं, जो 4 इकोनॉमिस्ट ने दी हैं, वो थोड़ा सा ओवरकम करती है लिमिटेशन फिशर इक्वेशन की। क्यों? क्योंकि डिमांड फॉर मनी को ज्यादा क्लियर करती हैं कि एक पर्सन कितना डिमांड करेगा, कि वो कितना पैसा अपने पास होल्ड करना चाहेगा। क्यों? द फिशर अप्रोच, जो हमने फिशर अप्रोच पढ़ी थी, उसका फोकस था कि हाउ रैपिडली मनी इज स्पेंड। क्यों? क्योंकि वी जो दिखाता है वो वेलोसिटी दिखाता है मनी की, और वेलोसिटी का मतलब कितनी तेजी से हम स्पेंडिंग कर रहे हैं, तो वी वो डिटरमाइन करेगा। तो फिशर अप्रोच फोकस करता है हाउ रैपिडली मनी इज स्पेंड, तो मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये आपको पता होना चाहिए कि फिशर्स इफेक्ट ने कौन से फंक्शन ऑफ मनी को कंसिडर किया है, उन्होंने करा मीडियम ऑफ एक्सचेंज को। कितनी जल्दी से पैसा एक्सचेंज होगा, दूसरे के हाथ में जाए, दूसरे से तीसरे, तीसरे के चौथे, एंड सो ऑन, तो वो वेलोसिटी डिटरमाइन होती है इनकी इक्वेशन में। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं कैम्ब्रिज की बात करूं तो उन्होंने फोकस किया है हाउ मच मनी इज नॉट स्पेंड, कितना स्पेंड नहीं होता। इन्होंने कहा फिशर ने कितना स्पेंड होता है, तो इन्होंने वी ले लिया। इन्होंने कहा कैम्ब्रिज ने कितना हम स्पेंड नहीं करते, यानी कि इन्होंने कौन से फंक्शन को कंसीडर किया मनी के, एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, कितना हम अपने पास रखना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, वेलोसिटी दिखाता है कितनी तेजी से हमने स्पेंड करा, तो के हमारा इसका उल्टा है। उल्टे का मतलब, अगर वी मैं कह रही हूँ कितनी तेजी से हमने स्पेंड किया, तो के हो गया कितना हमने सेव किया या कितना हमने स्पेंड नहीं किया। तो वही है, कैम्ब्रिज कहता है कितना स्टोर किया, यानी कि कितना सेव किया। ऑन दी अदर हैंड फिशर कहता है हमने कितनी तेजी से स्पेंड किया। कौन से फंक्शन पे डिपेंडेंट है? फिशर कहता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन लिया मनी का, और कैम्ब्रिज वालों ने लिया एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। ये पता होना चाहिए, यूजीसी नेट में आ जाता है किस फंक्शन पे, किस मनी के फंक्शन पे कैम्ब्रिज ने फोकस किया, या किस फंक्शन ऑफ मनी पे फिशर्स अप्रोच फोकस करती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। इन इक्विलिब्रियम द एक्सोजिनस मनी सप्लाई वो इक्वल होती है मनी डिमांड के, तो मैंने वही लिख दिया, मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी डिमांड। ये हमारी इक्वेशन आ गई जो कि यहाँ से आई है। फिर मैं इसको k को इधर ले जा सकती हूँ, तो 1/k हो गया, और यहाँ पे पी वाई। अब 1/k को फिर मैं v वेलोसिटी लिख सकती हूँ, दोनों रेसिप्रोकली तो हैं आपस में, तो I दोनों चीज में यही इक्वेशन है। Although these two formulations are equivalent, the Cambridge approach represent a step forward toward monetary theory. लेकिन ये कैम्ब्रिज जो अप्रोच है ये थोड़ी सी सुपीरियर मानी जाती है। अब क्यों मानी जाती है वो बताइए। तो K is superior to V. V कौन सा है? वेलोसिटी को दिखाता है, और ये है कैम्ब्रिज का K। ये क्यों सुपीरियर है? अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, K is not constant as it depends on the rate of interest and rate of change of inflation. अगर मैं फिशर की बात करूं, फिशर्स इक्वेशन कहती है MB is equals to PY and V and Y are constant. assumptions थी फिशर की कि v भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, तो इसलिए जितना m बढ़ेगा उतना ही प्राइस बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। बट अगर मैं
कैम्ब्रिज के एक्सपर्ट्स की बात करूं, सॉरी इकोनॉमिस्ट की बात करूं, उन्होंने इक्वेशन यही दी है, बस v को वो यहां ले गए और इन्होंने एक कांस्टेंट k ले लिया और py ले लिया, लेकिन इन्होंने जो एक k लिया है ना, ये फिक्स्ड नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है। तो वही लिखा है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, मतलब ये वाली m इज इक्वल टू के पी वाई। के यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, वो डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी कि हम कितना अपने पास होल्ड करना चाहेंगे। के क्या दिखाता है, कितना हम होल्ड करना चाहेंगे, कितना होल्ड करना चाहेंगे वो डिपेंड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अगर बैंक्स अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही हैं, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही हैं, तो पीपल प्रेफर करेंगे कि हम होल्ड कम करें। क्यों? क्योंकि ज्यादा पैसे बैंक में रखेंगे तो उससे इंटरेस्ट रेट हमें ज्यादा मिलेगा, तो वो अपने पास कम रखना चाहेंगे। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस लेवल, यानी इन्फ्लेशन को देख के भी, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, प्राइसेस ज्यादा है, तो पीपल फिर ज्यादा होल्ड करना चाहेंगे। तो के कांस्टेंट नहीं होता, वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे एंड इन्फ्लेशन पे। आई थिंक आई एम क्लियर इन दिस। एंड सेकेंडली अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, अगर मैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बात करूं, तो वो कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मनी इज द ओनली फैक्टर दैट डिटरमाइंस द प्राइस लेवल। ये क्लासिकल क्यूटीएम क्या है, फिशर है, क्योंकि फिशर्स जो थे वो क्लासिकल थे। तो इनके अकॉर्डिंग ये था कि जो भी मनी सप्लाई बढ़ रहा है उससे ही प्राइस लेवल चेंज होगा। अगर मैं 10% मनी सप्लाई बढ़ाता हूं तो प्राइस भी 10% बढ़ेगा। ये कह रहे हैं ये चीज ठीक है, लेकिन ये आर्ग्यू किया गया कि मनी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है जो कि प्राइस लेवल को इम्पैक्ट करता है, बट नॉट द ओनली फैक्टर दैट डिटरमाइंस द प्राइस लेवल। लेकिन एक सिंगल फैक्टर नहीं है कि प्राइस लेवल सिर्फ मनी सप्लाई की वजह से ही चेंज नहीं होता, देयर आर अदर मल्टीपल फैक्टर्स ऑल्सो। ठीक है, अब पॉइंट पता चला कि एम वी इज टू पी वाई फिशर की इक्वेशन थी, उसमें क्या थोड़ा सा सुपीरियर वर्जन आया, क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने v कांस्टेंट लिया था, लेकिन कैम्ब्रिज वालों ने k अपना वेरिएबल रखा, जो कि डिपेंड करता है हमारे इंटरेस्ट रेट पे और इन्फ्लेशन पे। सेकेंडली केन्स के सॉरी फिशर्स के अकॉर्डिंग जितना m बढ़ेगा उतना ही p बढ़ेगा, यानी कि कोई और फैक्टर है ही नहीं जो कि p को इम्पैक्ट करे। लेकिन कैम्ब्रिज वालों ने कहा दिस इज नॉट द करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। ये हम मानते हैं कि मनी सप्लाई का इम्पैक्ट होता है प्राइस पे, लेकिन सिर्फ मनी सप्लाई का ही इम्पैक्ट होता है ये चीज नहीं होती, देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो दैट डिटरमाइंस द प्राइस लेवल। अब बात करते हैं हम कैम्ब्रिज में कौन से इकोनॉमिस्ट आए और उन्होंने अपनी इक्वेशंस कैसे दी। ये आपको थोड़ा सा ना, मतलब हर इकोनॉमिस्ट ने थोड़ा एक अलग सा टर्म लिया अपना, वो थोड़ा सा आपको वो आप कह सकते हो कि थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, अदरवाइज हो जाएगा, और कुछ मेजर नहीं है इसमें। फर्स्ट हम बात करते हैं मार्शल इक्वेशन की। इन्होंने कहा एम के पी वाई। अब आप इसी से डिटरमाइन कर दो। पहले फिशर की हमें पता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, अगर कोई बोलता है तो हम लिखते हैं एम वी इज इक्वल टू पी वाई। ये हमारी जनरल इक्वेशन है जो कि फिशर ने दी थी, इसे हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी भी कहते हैं। ठीक है, अब इसी से ये डिटरमाइन हो जाएगी, कैसे? इस v को हम नीचे ले जाएंगे तो इनकी पी वाई बाई वी, अभी मैंने डिटरमाइन करी थी पी वाई, 1/v को इन्होंने k ले लिया और पी वाई। तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी मार्शल की। एम इज द क्वांटिटी ऑफ मनी, जिसमें करेंसी आ जाते हैं, डिमांड डिपॉजिट आ जाते हैं, प्री प्राइस लेवल है, वाई एग्रीगेट रियल इनकम है, ठीक है, और के है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम हेल्ड बाय पीपल इन कैश। तो होल्डिंग की बात हो रही है, यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू, जो कि कैम्ब्रिज का मेन एक क्रक्स है कि ये बात करते हैं एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, कितना एक पर्सन होल्ड करना चाहेगा रेदर देन स्पेंडिंग, जो कि फिशर्स ने कहा था स्पेंडिंग पे ध्यान देना एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, की कितनी वेलोसिटी से एक अमाउंट एक्सचेंज होता है इकोनॉमी में। ठीक है, सेकंड रॉबर्टसन आ जाते हैं। इनकी इक्वेशन भी सेम ही है, मनी सप्लाई है, प्राइस लेवल है, टी इज द अमाउंट। अब आप यहाँ पे ये देखो, फिशर्स ने ये बोला था, या इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं एम वी इज इक्वल टू पी टी भी लिख सकते हैं, और टी
की जगह y भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि मैंने फिशर इक्वेशन में आपको ये चीज क्लियर करी है। टी होता है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन हम नहीं निकाल पाते इसलिए हम इसको रियल जीडीपी मानते हैं। ठीक है, तो टी लिखो या वाई लिखो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे इन्होंने, मार्शल ने वाई लिया, रॉबर्टसन ने अपनी इक्वेशन में इसको टी ले लिया, पी टी ले लिया, यही आ गया। इस v को रेसिप्रोकल करा तो वही k कांस्टेंट में इन्होंने कैपिटल k ले लिया, रहा तो सेम ना इक्वेशन। जब ही चारों इसमें इसलिए आ रहे हैं, चारों ने सेम ही चीज बोली है, बट उन्होंने जो अल्फाबेट्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट ले लिए हैं, दैट्स इट। तो वो ये मनी सप्लाई, प्राइस लेवल, टी क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हम पूरे साल में खरीदेंगे, के इज द प्रोपोर्शन ऑफ ट्रांजेक्शन मनी पीपल विश टू होल्ड, वही होल्ड आ गया मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू। दो इकोनॉमिस्ट का हो गया। अब आ जाते हैं थर्ड पे, पिगू। पिगू की इक्वेशन सेम चीज, कुछ नहीं है डिफरेंस। एम वही मनी सप्लाई है, पी प्राइस लेवल है, आर अब इन्होंने रियल इनकम या रियल आउटपुट जो हम वाई और टी बोल रहे हैं, एम वी इज इक्वल्स टू पी वाई बोलो या पी टी बोलो। अब वाई और टी जहां सेम होता है तो इन्होंने अपनी में आर ले लिया, के वही प्रोपोर्शन है रियल इनकम का जो कि हेल्ड करेंगे यानी कि स्टोर ऑफ वैल्यू, तो ये भी सेम है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो रही है कि सबकी इन चारों की इक्वेशंस कहीं ना कहीं मैच है, बस इन्होंने अपने जो अल्फाबेट्स हैं वो थोड़े से अलग कर ले। वही आपको ध्यान देना है कि आर किसकी इक्वेशन में है, पिगू की में है, रॉबर्टसन में क्या अलग है, मार्शल में क्या अलग है, एंड सो ऑन। अब लास्ट आ जाती है केन्स की इक्वेशन। केन्स ने एन इजिकल्स टू पी के ले लिया। अब वही एन क्या है, कितना कैश एक पीपल होल्ड करना चाहेंगे, पी वही प्राइस कितना है, और ये रियल, यानी कि यहाँ पे राइट हैंड साइड तो सेम ही है, P इंटू के या P इंटू वाई जो भी हम बोलते हैं। अब इन्होंने वाई टी की जगह इन्होंने के लिख दिया, और यहाँ पे एन एक प्रोपोर्शन बना दिया कि कितना एक पर्सन हेल्ड करेगा अपने पास। इसकी आप कह सकते हो थोड़ी सी माइनर सी अलग है इन चारों में, और इन तीनों की तो बिल्कुल सेम ही इक्वेशन है, विदाउट एनी मतलब है ही नहीं, कुछ डिफरेंस है नहीं। ठीक है, तो ये चारों जो हैं, रॉबर्टसन, पिगू, मार्शल और केन्स, ये सारे कैम्ब्रिज के इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने ये बताया। और जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था फिशर, वो अलग था, उसका एक सुपीरियर वर्जन है ये कैम्ब्रिज का। अब बात कर लेते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज एंड कैम्ब्रिज में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वन इज, फिशर कंसीडर करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी। ये आपको पता होना चाहिए, जो मैं फोर्स कर रही हूँ कि फिशर ने ध्यान दिया है मीडियम ऑफ एक्सचेंज को, कैम्ब्रिज ने ध्यान दिया है स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन को। फिशर ने कंसीडर करा v एज अ वेलोसिटी ऑफ मनी, जो कि डिपेंड करती है स्पेंडिंग ऑफ इंडिविजुअल्स। वेलोसिटी डिपेंड करती है हाउ मच पीपल स्पेंड, कितनी तेजी से स्पेंड करेंगे, उससे हमारी v डिटरमाइन होगी। और कैम्ब्रिज का कांस्टेंट जो k है वो रेसिप्रोकल है वेलोसिटी का, इसका मतलब ये डिपेंड करेगा कितना हम स्पेंड नहीं करेंगे या होल्ड कितना करेंगे एक इंडिविजुअल, वो k होता है। यानी कि ये आपस में अपोजिट है, v एंड k आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। फिशर अज्यूम करते हैं वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट रहेगी। क्यों? वो कहते हैं एक पेमेंट हैबिट्स होती है जो कि शॉर्ट रन में फ्लक्चुएट नहीं करती, तो इसलिए इन्होंने अपने मॉडल में या अपनी इक्वेशन में एम वी इजिकल्स टू पी वाई में v को इसलिए कांस्टेंट लिखा है क्योंकि शॉर्ट रन में इतनी फ्लक्चुएशंस नहीं होती। अगर हम अपनी स्पेंडिंग को मतलब करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो वो लॉन्ग रन में जाके होती है, इसलिए शॉर्ट रन में कांस्टेंट होती है, तो इन्होंने कांस्टेंट ले ली। वहीं पे वाई इन्होंने कांस्टेंट क्यों लिया, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट पे मानते हैं। क्लासिकल सोचते थे हमेशा वी विल बी ऑन द फुल एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई भी डेविएशन है या शॉर्ट रन है, इन द लॉन्ग रन सब सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कैम्ब्रिज का जो के है वो फिक्स नहीं है, वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कितना बैंक्स इंटरेस्ट रेट दे रही हैं, और डिपेंड करता है इन्फ्लेशन कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम डिटरमाइन करेंगे कि हमें कितना होल्ड करना है या कितना स्पेंड करना है। दैट्स इट,
ये आपका डिमांड फॉर मनी खत्म हो गया है, जिसके अंदर फिशर्स मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, और यहाँ पे 4 और इकोनॉमिस्ट को कवर कर दिया है। तो अगर आप ये दोनों देख लेते हैं तो आपको कोई और इक्वेशन पे जाने की जरूरत नहीं है, ये इनफ है आपके लिए। बस इक्वेशन में जो हर एक इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग अल्फाबेट्स यूज करें, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, और किस इकोनॉमिस्ट ने कौन से फंक्शन ऑफ मनी को कंसीडर किया वो आपको पता होना चाहिए। कौन सुपीरियर वर्जन है, क्यों है, क्या चीज फिक्स्ड है, वो फिक्स क्यों है, एम बी इक्वल्स टू पी वाई में वाई फिक्स क्यों है, वी फिक्स क्यों है, मनी और प्राइस का क्या रिलेशनशिप है, एंड सो ऑन, ये आपको पता होना चाहिए। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। अगर कोई भी डाउट है प्लीज आप कमेंट करिए, आई वुड लव टू हेल्प यू ऑल, एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।